नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं जो दशकों से लोगों को चिंता से निपटने में मदद कर रही है। डेल कार्नेगी की क्लासिक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। हाँ, 1948 में आई थी ये किताब, सोचिए। बिल्कुल। और हमारे पास इसकी एक काफी अच्छी विस्तृत समीक्षा है। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कार्नेगी के कौन से नुस्खे, कौन से आइडियाज आज भी काम के हैं और क्यों। समीक्षा ये बताती है कि ये किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। इसमें भरी पड़ी हैं प्रैक्टिकल चीजें, असल जिंदगी की कहानियां और कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल बातें। सही। तो ये सिर्फ चिंता मत करो नहीं कहती, ये बताती है कि कैसे ना करें। और शायद यही बात इसे खास बनाती है ना? हाँ। कि 75 साल से भी ज्यादा पुरानी है और फिर भी इसकी बातें आज भी लोगों को एकदम अपनी सी लगती हैं। समीक्षा में एक पॉइंट था कि शायद चिंता का जो मूल नेचर है, भविष्य का डर, अनिश्चितता, वो बदला ही नहीं है। ये बात तो है, बदल गई, सब कुछ बदल गया, पर इंसान की ये जो कश्मकश है वो वैसी ही है। इसीलिए लोग आज भी इसे पढ़ते हैं, जुड़ते हैं इससे। बिल्कुल। तो चलिए फिर देखते हैं इस समीक्षा के आईने से कि कार्नेगी के पिटारे में क्या क्या है। पहला बड़ा सिद्धांत जिस पर समीक्षा ने जोर दिया है वो है दिन तंग डिब्बों में जीना। लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। हाँ, इसका मतलब क्या है? अपना पूरा ध्यान सिर्फ आज पर लगाओ। ना बीते कल के अफसोस में जियो, ना आने वाले कल की फिक्र में। जैसे जहाजों में वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे ही दिमाग में आज को कल से और परसों से एकदम अलग कर दो। सुनने में ये आसान लगता है, पर आज के जमाने में शायद ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सही कहा। समीक्षा भी यही कहती है कि हमारी ये जो 24/7 वाली दुनिया है, जहाँ लगातार खबरें, अपडेट्स, हम या तो भविष्य की चिंता में रहते हैं या अतीत में उलझे रहते हैं। कार्नेगी का ये जो नुस्खा है, ये असल में उस ओवरवेल्म, वो जो भारीपन लगता है ना, उससे लड़ने का तरीका है। अच्छा। जब हम सिर्फ आज के काम, आज के चुनौतियों पर फोकस करते हैं, तो वो जो पहाड़ जैसी मुश्किल लगती है, वो भी थोड़ी काबू में लगने लगती है। हाँ, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है शायद। बिल्कुल। हाँ। और इससे दिमाग भी शांत होता है और छोटे छोटे कदम उठाने की हिम्मत मिलती है। हाँ, और ये बात मुझे सीधे कार्नेगी के अगले बड़े आइडिया पे ले जाती है, जिसे समीक्षा ने उनका चिंता का जादुई फॉर्मूला कहा है। मैजिक फॉर्मूला फॉर वरी। हाँ। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, ईमानदारी से खुद से पूछो कि भाई सबसे बुरा क्या हो सकता है। इस सिचुएशन का वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या है। और ये पहला कदम ही अपने आप में काफी पावरफुल है, पता है कैसे? क्योंकि अक्सर हमारी चिंताएं थोड़ी धुंधली सी होती हैं, अस्पष्ट। जब हम सबसे बुरे की कल्पना करते हैं तो वो डर थोड़ा ठोस रूप ले लेता है, जिसे समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा स्टेप। अगर जरूरत पड़े तो उस सबसे बुरी हालत को मेंटली स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, स्वीकार क्यों करें? हाँ, लेकिन कार्नेगी का तर्क ये है, जैसा समीक्षा बताती है, कि जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता। वो जो पैनिक वाली फीलिंग होती है ना, हाँ हाँ, वो कम हो जाती है। हाँ, ये एक तरह से उस चिंता की जो इमोशनल पकड़ है उसे ढीला करने जैसा है। अच्छा। जब तक हम उस बुरे नतीजे से लड़ते रहते हैं, तब तक हम स्ट्रेस में रहते हैं। उसे स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तय करना है कि चलो, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं संभाल लूंगी। इससे दिमाग को शांति मिलती है और वो आगे सोचने के लिए जैसे तैयार हो जाता है। और यही तीसरा कदम आता है। हाँ। अब शांति से, ठंडे दिमाग से उस सबसे बुरी स्थिति को सुधारने की कोशिश करो। एग्जैक्टली। क्योंकि अब आप पैनिक मोड में नहीं हैं, है ना? अब आप सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। समीक्षा कहती है कि ये फॉर्मूला चिंता को एक पैसिव डर से बदलकर एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में बदल देता है। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इसकी सादगी पर तो जोर देती है, पर यह भी मानती है कि इसे अमल में लाना प्रैक्टिस मांगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है। हाँ, आदत बनानी पड़ती होगी। बिल्कुल। ये डर को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ता है। और एक्शन, कार्रवाई, ये कार्नेगी की फिलॉसफी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे समीक्षा ने हाईलाइट किया है। हाँ? कार्नेगी मानते थे कि चिंता अक्सर तब बढ़ती है जब हम बस बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। निष्क्रियता, इनएक्शन। हाँ, निष्क्रियता चिंता का ईंधन है, जबकि एक्शन उसका इलाज। हाँ, समीक्षा इस पर काफी बात करती है। अगर आप किसी फैसले को लेकर परेशान हैं, तो कार्नेगी का सुझाव है चिंता में डूबे रहने के बजाय उस टॉपिक पर सारे फैक्ट्स इकट्ठा करें। जानकारी जुटाओ। फिर उन फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें।
मतलब बिना किसी पक्षपात के। ठीक है। इसके बाद एक डिसीजन पर पहुंचे और फिर फौरन उस पर अमल करें, चाहे वो छोटा सा ही स्टेप क्यों ना हो। इसका साइकोलॉजिकल असर क्या होता है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा के मुताबिक जब हम कोई कदम उठाते हैं, छोटा सा भी, तो हमें लगता है कि सिचुएशन पर हमारा कुछ कंट्रोल है। हाँ, वो लाचारी वाली फीलिंग कम होती है। बिल्कुल, हमारी वो जो घबराहट वाली एनर्जी है उसे एक डायरेक्शन मिल जाता है और चिंता का वो जो गोल गोल घूमने वाला लूप है वो टूटता है। अच्छा, ये वो एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात हुई ना, कि सोचते ही रह जाते हैं। एग्जैक्टली, उससे बाहर निकलने का रास्ता है ये। लेकिन समीक्षा एक और बारीक बात सामने लाती है। कार्नेगी ये नहीं कह रहे कि आंख बंद करके बस कोई भी एक्शन ले लो। अच्छा। वो इन्फॉर्म्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब सोच समझकर उठाया गया कदम। ओके। पहले फैक्ट्स, फिर एनालिसिस, फिर डिसीजन और तब एक्शन। क्योंकि बिना सोचे समझे उठाया गया कदम तो शायद नई चिंताएं पैदा कर दे। हाँ, ये भी हो सकता है। तो बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, एक और मुद्दा जो हम सबकी जिंदगी में आता ही है, आलोचना, खासकर अनुचित आलोचना, अनफेयर क्रिटिसिज्म। हाँ, समीक्षा बताती है कि कार्नेगी इस पर भी बात करते हैं कि कैसे मतलब अपना दिमागी सुकून खोए बिना इससे निपटा जाए। हाँ, और उनका नजरिया काफी दिलचस्प है। समीक्षा में जिक्र है कि कार्नेगी कहते थे, कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। हैं? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, खासकर अगर वो अनुचित है या जलन से भरी है, तो इसका मतलब शायद ये है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर लोगों का ध्यान जा रहा है। अच्छा, ये एक तरह से तारीफ का ही उल्टा रूप हो सकता है। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो क्या मतलब सारी आलोचना को इग्नोर कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस फर्क को साफ करती है। कार्नेगी का सुझाव है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, मतलब रचनात्मक आलोचना, हाँ, जिससे कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल, उसे ध्यान से सुने, उससे सीखें, उसे अपने इम्प्रूवमेंट का एक मौका समझें। लेकिन जो आलोचना बुरी नीयत से है, जलन से भरी है या बिल्कुल बेबुनियाद है, उसे पहचानना सीखें और उससे अपने ऊपर हावी ना होने दें। लेकिन ये पहचानना ही तो कई बार मुश्किल हो जाता है। कैसे पता चले कौन सी काम की है, कौन सी बेकार? समीक्षा इस पर एक प्रैक्टिकल सलाह देती है जो कार्नेगी से ही जुड़ी है। आलोचना के सोर्स को देखो। स्रोत मतलब कौन कर रहा है आलोचना? क्या दिखाना, क्या उसकी बात में कोई दम है, कोई फैक्ट है या सिर्फ भावनाएं हैं? ये सवाल पूछने चाहिए। ये सवाल हमें फिल्टर करने में मदद करते हैं। अगर हर तीर को दिल पर लेंगे तो इमोशनली थक जाएंगे। सही कहा, बिल्कुल सही। चलिए अब एक और पॉजिटिव पहलू पर आते हैं जिस पर किताब और समीक्षा दोनों जोर देते हैं। आभार, ग्रैटिट्यूड। हाँ, अपनी नेमतें गिनो, अपनी मुश्किलें नहीं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर ट्रबल्स। ये सिद्धांत तो आज के पॉजिटिव साइकोलॉजी के दौर में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो गया है ना? समीक्षा बताती है कि कार्नेगी उस समय भी ये समझ गए थे कि हमारा दिमाग जो है ना, वो नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। क्या गलत हो रहा है, क्या हमारे पास नहीं है। हाँ, ये तो होता है। उनका सुझाव था कि हमें जानबूझकर एक्टिवली उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी लाइफ में अच्छी हैं, जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, शायद समीक्षा में कुछ तरीके भी बताए गए, जैसे आजकल लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं। हाँ, समीक्षा इशारा करती है कि कार्नेगी से एक आदत, एक हैबिट बनाने पर जोर देते हैं। अच्छा। चाहे वो रोज सोने से पहले कुछ अच्छी चीजों को याद करना हो या किसी को थैंक यू बोलना हो। पॉइंट यह है कि अपने फोकस को जानबूझकर नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव पर लाया जाए। और रिसर्च भी अब ये साबित करती है कि आभार का अभ्यास करने से मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ में सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। ये एक पर्सपेक्टिव देता है शायद। बिल्कुल, छोटी मोटी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती। ये वाकई शक्तिशाली लग रहा है। अच्छा, एक और कनेक्शन जो कार्नेगी बनाते हैं और समीक्षा उसे इम्पोर्टेंट मानती है, वो है थकान और चिंता के बीच का रिश्ता। हाँ, फटीग और वरी। हाँ, बिल्कुल। कार्नेगी कहते हैं, और समीक्षा भी इससे सहमत है, कि थकान अक्सर चिंता पैदा नहीं करती, लेकिन ये चिंता को महसूस करने की हमारी जो क्षमता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अच्छा। जब हम फिजिकली या मेंटली थके होते हैं तो हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है, छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगती है और हम आसानी से चिंता के जाल में फंस जाते हैं। और ये एक दुष्चक्र जैसा बन सकता है ना, चिंता से नींद नहीं आती। हाँ, नींद पूरी ना हो तो और थकान से चिंता और बढ़ती है। एकदम सही। तो इसका हल क्या है? इसीलिए कार्नेगी बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं, जिन्हें समीक्षा ने भी हाईलाइट किया है। भरपूर आराम करना, रेगुलर नींद लेना, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना,
काम करने की अच्छी आदतें बनाना जैसे ऑर्गेनाइज्ड रहना और स्ट्रेस कम करने वाली एक्टिविटीज या रिलैक्सेशन टेक्निक सीखना। ओके। समीक्षा इसे चिंता मैनेजमेंट की बुनियाद मानती है। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना दिमाग को शांत रखने में सीधी मदद करता है। जब शरीर ठीक होता है तो मन भी चुनौतियों का सामना बेहतर कर पाता है। तो ये तो हुए कुछ मुख्य सिद्धांत। अब जरा समीक्षा के आधार पर किताब के ओवरऑल मूल्यांकन पर आते हैं। इसकी खूबियां और कमजोरियां क्या बताई गई हैं? हाँ, तो समीक्षा किताब की कई खूबियों को गिनाती है। सबसे पहली और शायद सबसे अहम, ये बेहद प्रैक्टिकल और एक्शन लेने लायक है। प्रैक्टिकल एंड एक्शनेबल। हाँ, हर चैप्टर के अंत में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि ठोस कदम दिए गए हैं कि पढ़ने वाला अब क्या करे, चिंता रोकने के लिए आज आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के सुझाव। दूसरी खूबी जिसका जिक्र है वो है असल जिंदगी के उदाहरणों का भरपूर इस्तेमाल। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हाँ। समीक्षा बताती है कि कार्नेगी ने सिर्फ अपने विचार नहीं रखे बल्कि उन्हें साबित करने के लिए व्यापारियों, नेताओं, सैनिकों, कलाकारों, आम लोगों की ढेरों कहानियां सुनाई हैं। इससे सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं लगते बल्कि जिंदा उठते हैं, याद भी रहते हैं। सही बात है। तीसरी बात, जैसा हमने शुरू में कहा था, इसकी ज्यादातर सलाह कालातीत है, टाइमलेस एडवाइस। समीक्षा मानती है कि हाँ, दुनिया बदल गई है, लेकिन चिंता, स्ट्रेस, आलोचना से निपटना, पॉजिटिव रहना, ये बेसिक मानवीय जरूरतें हैं। इसलिए ज्यादातर तरीके आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। और चौथी खूबी बताई गई है इसकी सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज। हाँ, समीक्षा कहती है कि कार्नेगी ने जानबूझकर इसे एकेडमिक या मुश्किल नहीं बनाया। भाषा ऐसी है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है बिना किसी खास साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के। तो ये इसे आम पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान बना देती है। बिल्कुल, ये खूबियां इसे बहुत पॉपुलर बनाती हैं। लेकिन एक अच्छी समीक्षा सिर्फ तारीफ नहीं करती, वो क्रिटिकली भी देखती है। सही है। तो समीक्षा में कुछ संभावित कमजोरियों का भी जिक्र है। एक ये कि कुछ पढ़ने वालों को ये किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है, रिपेटिटिव। दोहराव किस तरह का? समीक्षा का कहना है कि ऐसा लगता है कि कार्नेगी कुछ मेन आइडियाज जैसे आज में जियो या एक्शन लो पर इतना जोर देना चाहते थे कि उन्होंने उन्हें किताब में कई बार अलग अलग तरीकों से दोहराया है। अच्छा। कुछ लोगों को ये मददगार लग सकता है ताकि बात पक्की हो जाए, लेकिन कुछ को ये शायद थोड़ा उबाऊ लगे कि वही बात फिर आ गई। समझ गया। और दूसरी कमजोरी जो बताई गई है वो है कुछ उदाहरणों का पुरानापन, डेटेड एग्जाम्पल्स। हाँ, 1940 की किताब है तो ये तो होगा ही। हाँ, जाहिर है। तो उसमें उस जमाने के सामाजिक, आर्थिक या तकनीकी बातें हो सकती हैं, जैसे किसी खास नौकरी का जिक्र या उस समय की कोई घटना जो आज के पढ़ने वाले को शायद पुराने या अप्रासंगिक लगे। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन क्या समीक्षा ये मानती है कि इन पुराने उदाहरणों से किताब की जो मूल बातें हैं वो कमजोर हो जाती हैं? नहीं, समीक्षा इस पर बैलेंस्ड है। वो कहती है कि हाँ, कुछ उदाहरण पुराने लग सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ने वाला उन उदाहरणों के पीछे के सिद्धांत पर ध्यान दे तो वो आज भी काम का है। अच्छा। कहानी का कॉन्टेक्स्ट भले ही पुराना हो, लेकिन उससे मिलने वाली सीख, जैसे आलोचना से कैसे निपटें या डर का सामना कैसे करें, वो यूनिवर्सल है। ठीक है। और तीसरी बात जो समीक्षा उजागर करती है वो ये है कि ये कोई बहुत गहरी साइकोलॉजी की किताब नहीं है। नॉट अ डीप साइकोलॉजी बुक। हाँ, यानी अगर कोई चिंता या मेंटल हेल्थ के बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक कारण, उसकी न्यूरोबायोलॉजी या मुश्किल मानसिक बीमारियों का विश्लेषण चाहता है तो ये किताब शायद उसे थोड़ी सतही लगे। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, थेरेपी या एकेडमिक किताब का रिप्लेसमेंट नहीं। तो ये खूबियां और कमजोरियां जानने के बाद समीक्षा के हिसाब से ये किताब आखिर किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा एक काफी क्लियर तस्वीर देती है। सबसे पहले ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो रोजमर्रा की चिंता, बेवजह की फिक्र या बहुत ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं। एंजाइटी, वरी, ओवरथिंकिंग वाले लोग। हाँ, ये उन्हें अपनी सोच और आदतें बदलने के लिए ठोस टूल्स देती है। और दूसरे, ये उन प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी हैं जो काम के प्रेशर और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीकें सीखने से उन्हें अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने और बर्नआउट से बचने में मदद मिल सकती है। शायद इसीलिए इसमें बिजनेस लीडर्स के उदाहरण भी ज्यादा हैं। छात्रों का भी जिक्र था शायद। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई का प्रेशर, एग्जाम का डर, फ्यूचर की अनिश्चितता, ये सब चिंता का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। किताब में दिए गए फोकस बढ़ाने, कॉन्फिडेंस बढ़ाने
और डर कम करने के नुस्खे उनके काम आ सकते हैं। और आखिर में समीक्षा कहती है कि ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो प्रैक्टिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट रखता है, जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए ठोस कदम जानना और उठाना चाहता है। ये कैसे करें वाली गाइड है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का फाइनल फैसला क्या है? क्या ये किताब आज भी पढ़ने लायक है? समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट काफी पॉजिटिव है। वो इसे 5 में से 4.5 स्टार देती है। 4.5 स्टार, ये तो काफी ऊंचा स्कोर है। हाँ, और निष्कर्ष ये है कि हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग आज भी स्ट्रेस कम करने और एक ज्यादा बैलेंस्ड फोकस्ड जिंदगी जीने के लिए सबसे असरदार और प्रैक्टिकल किताबों में से एक बनी हुई है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि भले ही इसकी कुछ कहानियां या रेफरेंस पुराने लगे, लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सल है और आज भी उतने ही पावरफुल है। सही। संदेश साफ है, अगर कोई कार्नेगी की बताई कुछ तकनीकों को भी ईमानदारी से लागू करता है तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता और जीवन की चुनौतियों से निपटने के उसकी क्षमता में काफी सुधार आ सकता है। तो अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जहां मेंटल हेल्थ पर इतनी बात हो रही है, क्या ये किताब अब भी अपनी जगह रखती है? मेरे ख्याल से समीक्षा यही कहना चाह रही है कि हाँ, बिल्कुल रखती है। ये शायद गहरी मानसिक बीमारियों का इलाज ना हो, लेकिन रोजमर्रा की चिंता और तनाव जिससे आज करोड़ों लोग जूझ रहे हैं, हाँ, आम स्ट्रेस और वरी, बिल्कुल, उससे निपटने के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट या एक सहायक टूल हो सकती है। इसकी जो स्थायी अपील है वो शायद इसी बात में है कि ये बुनियादी मानवीय जरूरत, मन की शांति और कंट्रोल की भावना को एड्रेस करती है। वाकई इस पूरी चर्चा ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए, सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकें। कार्नेगी एक्शन और सोच बदलने के जरिए चिंता को मैनेज करने पर बहुत जोर देते हैं, जैसा कि समीक्षा ने बार बार बताया। हाँ। पर सवाल ये उठता है कि हम उस उपयोगी चिंता या फिक्र, मतलब प्रोडक्टिव कंसर्न, जो हमें किसी जरूरी काम के लिए तैयार करती है, जैसे एग्जाम की पढ़ाई, ये प्रेजेंटेशन की तैयारी, और उस बेकार की पंगु बना देने वाली चिंता, अनप्रोडक्टिव वरी, जो हमें सिर्फ परेशान करती है और कुछ करने नहीं देती, उसके बीच फर्क कैसे करें? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या कार्नेगी के तरीके जैसे हर चीज को आज तक सीमित कर देना या तुरंत सबसे बुरे को स्वीकार कर लेना कभी-कभी हमें उन जरूरी सिग्नल्स को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकते हैं, जो शायद हमें किसी असली खतरे या बदलाव की जरूरत की ओर इशारा कर रहे हों? कहाँ है वो बारीक रेखा? सोचने वाली बात है।